Class 7th NCERT Science Fast Revision One Shot for UPSC, BPSC, TRE4, State PCS and all competitive exams. आज की इस गहन चर्चा में हम एक बेहद खास टॉपिक को अनपैक करने वाले हैं। कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बिल्कुल। और ये डीप डाइव उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मतलब सिविल सेवा परीक्षाओं में जो कथन और कारण वाले जटिल प्रश्न आते हैं, उनकी जड़ें इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में छिपी होती हैं। हमारा फोकस पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। हाँ, एकदम। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। मैंने नोट्स में जो सबसे बुनियादी बात पढ़ी वो ये है कि हर जीव को ऊर्जा चाहिए। भोजन से ऊर्जा मिलती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या वसा हो। लेकिन इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते, केवल पौधे ही ये काम कर सकते हैं। सही कहा। और विज्ञान की भाषा में इस पूरी व्यवस्था को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब स्वयं और ट्रॉफ मतलब पोषण। ऐसे जीव जो सरल पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। सारे हरे पौधे इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, तो दूसरी तरफ इंसान और बाकी जानवर आते हैं, जो मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है। हाँ, बिल्कुल। हम असल में केवल उपभोक्ता हैं। इस दूसरों पर निर्भर रहने वाले सिस्टम को विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी पौधों के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। अब अगर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि पौधों के भीतर ये फैक्ट्री या ये रसोई घर कहाँ है? इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। पौधों का रसोई घर उनकी पत्तियां होती हैं। अब भोजन बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, पानी, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हवा की बात करते हैं। पत्तियों की सतह पर बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश करती है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये कि ये रंध्र ऐसे ही हमेशा खुले नहीं रहते। हर रंध्र के दोनों तरफ द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स होती हैं। जब पत्ती को गैसों का आदान प्रदान करना होता है, तो ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाता है। वाह, मतलब पत्तियों के पास अपना एक ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। चलिए, गैस तो अंदर आ गई, लेकिन मिट्टी से पानी कैसे ऊपर जाता है? 100 फीट ऊंचे पेड़ों में पानी चढ़ना तो ग्रेविटी के नियमों को तोड़ने जैसा लगता है। कांव यानी वेसल्स के जरिए पहुंचते हैं। ये एक सतत मार्ग बनाती हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रसोई घर में पहुंच गए, तो ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा आती है पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल, ये वही हरा वर्णक है ना, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं? हाँ, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल असल में एक एंटीना है। ये सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। यही ऊर्जा जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण ही इसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसका समीकरण देखें, जो अक्सर एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। एकदम सटीक। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है, वो पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। स्टेट पीसीएस में अक्सर सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण का पता कैसे लगाएं? तो जवाब है आयोडीन परीक्षण। मंड पर आयोडीन डालते ही उसका रंग नीला काला हो जाता है। मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। जो लाल, भूरी या बैंगनी रंग की पत्तियां होती हैं, क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? ये प्रीलिम्स के लिए एक शानदार ट्रैप है। उन रंग बिरंगी पत्तियों में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, बस अन्य रंग के वर्णक हरे रंग को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसके अलावा तालाबों में पाई जाने वाली हरी काई, जिसे शैवाल या एल्गी कहते हैं, वे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही क्लियर करने वाला पॉइंट था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे लगता है हमें अब एक विरोधाभास मेरे सामने है। प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन पौधों को प्रोटीन भी तो चाहिए, और प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन जरूरी है।
पौधे ये नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं? ये प्रकृति की सबसे बड़ी विडंबना है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इस गैसीय नाइट्रोजन को सीधे पत्तियों से ग्रहण नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो फिर पौधों को नाइट्रोजन मिलती कैसे है? यहाँ मिट्टी में मौजूद कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया हीरो बन जाते हैं। ये हवा की गैसीय नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसे उपयोगी पानी में घुलनशील यौगिकों में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो जब पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं तो उसके साथ साथ ये उपयोगी नाइट्रोजन भी पौधे के अंदर चली जाती है। और किसान भी तो खेतों में उर्वरक डालते हैं। बिल्कुल, किसान खेतों में जो उर्वरक डालते हैं उनमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, ताकि पौधों की मांग तुरंत पूरी हो सके और वे प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हो अगर किसी पौधे में क्लोरोफिल हो ही ना? अगर मशीन ही नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, तो फिर वे जिंदा कैसे रहते हैं? जैसे वो अमरबेल होती है। हाँ, अमरबेल यानी कस्क्यूटा इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये जिस हरे भरे पेड़ पर लिपटती है उसी का सारा पोषण चूसने लगती है। ये एक तरह का शॉर्टकट है। तो मतलब जो पेड़ अपनी मेहनत से खाना बना रहा है वो परपोषी यानी होस्ट हो गया, और अमरबेल जो बिना कुछ किए पोषण ले रही है वो परजीवी या पैरासाइट हो गई। सही कहा, परजीवी पौधे हमेशा परपोषी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी घटपर्णी यानी पिचर प्लांट के बारे में पढ़कर हुई। वो हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर भी वो एक शातिर शिकारी क्यों बन गया? कीड़े क्यों खाता है वो? यही सवाल यूपीएससी और पीसीएस दोनों का फेवरेट है। घटपर्णी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। अब प्रोटीन तो बनाना है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वे कीड़ों का शिकार करते हैं। कमाल है, उसकी पत्ती तो घड़े जैसी बन जाती है और ऊपर एक ढक्कन होता है। अंदर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिनमें कीड़े फंस जाते हैं। हाँ, और जैसे ही कीड़ा फंसता है ढक्कन बंद हो जाता है। पाचक रस उस कीड़े को गलाकर उसका नाइट्रोजन सोख लेते हैं। ऐसे पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू इसके अन्य उदाहरण हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इकोसिस्टम में एक और कैटेगरी होती है, प्रकृति के रिसाइक्लर्स। जैसे बरसात में ब्रेड पर लगने वाली फफूंद या कमक। बिना मुंह के ये फफूंद कैसे खाती है? फफूंद यानी फंगी की पोषण प्रणाली बिल्कुल अलग है। इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ये मृत और सड़ने वाली चीजों पर अपने पाचक रस बाहरी छोड़ देते हैं। मतलब ये खाने को शरीर के बाहर ही पचाकर विलयन या सूप में बदल देते हैं। एकदम सही। और जब वह तरल बन जाता है तब कवक उसे अवशोषित कर लेते हैं। इन जीवों को मृत जीवी यानी सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। मशरूम और यीस्ट भी इसी में आते हैं। लेकिन ये बारिश के मौसम में ही अचानक क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि हवा में इनके बीजाणु हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें अंकुरित होने के लिए नमी और उष्णता चाहिए होती है, जो बारिश में भरपूर मिलती है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब का क्या मतलब है? कवक हमेशा सड़ाने का काम नहीं करते, कभी कभी वे बेहतरीन साझेदार भी होते हैं। इसे हम फ्लैट शेयर करने वाले दो रूममेट्स की तरह समझ सकते हैं ना? हाँ, इसे विज्ञान में सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जहां दो जीव साथ रहते हैं और आवास व पोषक तत्व साझा करते हैं। एग्जाम्स के लिए इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में एक शैवाल और एक कवक साथ रहते हैं। शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो वो खाना बनाता है। बिल्कुल, और बदले में कवक जो पानी सोखने में माहिर है, वह शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व देता है। दोनों का फायदा हो जाता है। ये बहुत ही शानदार प्राकृतिक कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा उदाहरण राइजोबियम जीवाणु का है, जो फलीदार फसलों जैसे चना, मटर की जड़ों में रहता है। हाँ, पौधे हवा की गैसीय नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो राइजोबियम उस नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में बदल देता है और बदले में पौधा उसे आवास और भोजन देता है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइजोबियम की इस चर्चा से खेती का एक बड़ा सवाल हल हो जाता है। पौधे लगातार मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं, तो किसानों को बार बार उर्वरक क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन बहुत काम आता है। किसान अनाज के बाद दालों की खेती करते हैं।
हाँ, क्योंकि दालों की जड़ों में राइजोबियम होता है जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन वापस भर देता है। बिल्कुल। इससे अगली फसल के लिए कृत्रिम उर्वरक की जरूरत बहुत कम हो जाती है। ये पर्यावरण और किसानों दोनों के लिए एक गेम चेंजर है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन को समेटते हैं। हमने स्वपोषी और विषमपोषी को समझा, फिर पत्तियों के रंध्र, क्लोरोफिल और कोशिकाओं की बनावट देखी, उसके बाद अमरबेल जैसे परजीवी और घटपर्णी जैसे कीटभक्षी पौधों पर बात की। और साथ ही हमने कवक के मृतजीवी पोषण और लाइकेन व राइजोबियम के सहजीवी संबंधों को भी समझा। रिवीजन के नजरिए से ये अवधारणाएं हर प्रतियोगी परीक्षा के फेवरेट टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल है। अगर एक हरा भरा घटपर्णी पौधा केवल नाइट्रोजन की कमी के कारण एक हिंसक शिकारी में बदल सकता है, तो सोचिए प्रकृति में अस्तित्व बचाने के और कितने अनोखे रूप छुपे होंगे। अगली बार जब किसी साधारण पौधे को देखें तो सोचिएगा कि वो जीवित रहने के लिए कौन सा सीक्रेट हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सीखते रहिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। है आज हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे एक हाई यील्ड फास्ट रिवीजन करेंगे। हाँ, और शुरुआत एक बहुत ही अजीब फैक्ट से करते हैं। पोषण सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ खाना खाने की तस्वीर आती है, पर असल में इसके 5 चरण हैं, है ना? हाँ, 5 चरण। सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना, फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण ताकि पोषक तत्व खून में जा सकें, फिर स्वांगीकरण और अंत में मल का निष्कासन। तो इंसानों के पास अपना पेट बाहर फेंकने की विलासिता तो नहीं है, इसलिए प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ही एक पूरी केमिकल फैक्ट्री लगा दी है। हाँ, जिसे हम आहार नाल या एलिमेंटरी कैनाल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्स के लिए एक मेमोरी ट्रिक बनाएं तो ये मुख गुहिका से शुरू होती है। मुख गुहिका, फिर ग्रसिका यानी फूड पाइप, फिर आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र और अंत में गुदा। एकदम सही क्रम है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना, लोग सोचते हैं कि पाचन पेट में जाने के बाद शुरू होता है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। तो क्या पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है? बिल्कुल। जिस पल भोजन मुंह में जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। लार सिर्फ खाने को गीला नहीं करती, बल्कि उसमें मौजूद एंजाइम मंड या स्टार्च को शर्करा में तोड़ देते हैं। मतलब इसीलिए जब हम सादी रोटी चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। हाँ, एकदम सही पकड़ा। अब देखिए, अगर सारा खाना अंदर जाकर पिसना ही है तो मुंह में इतने अलग अलग तरह के दांत क्यों हैं? क्योंकि हम सर्वाहारी हैं, अलग अलग तरह का खाना खाने के लिए। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं और परीक्षाओं में सीधे मैचिंग प्रश्न आते हैं। सबसे आगे कृंतक या इंसाइजर्स काटने के लिए, और उनके बगल वाले नुकीले दांत वो रदनक या केनाइन्स हैं फाड़ने के लिए, और पीछे की तरफ अग्रचर्वणक और चर्वणक होते हैं पीसने के लिए। तो कृंतक काटने के लिए, रदनक फाड़ने के लिए और चर्वणक पीसने के लिए। एकदम साफ है। और दांतों से याद आया, बचपन से सुना है कि ज्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। क्या सच में कीड़े लगते हैं? अरे नहीं, कीड़े नहीं लगते। इसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। जब हम मीठा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया बची हुई शर्करा को अम्ल यानी एसिड में बदल देते हैं। रुकिए, तो शर्करा सीधे दांत खराब नहीं करती, बल्कि बैक्टीरिया और शर्करा से जो तेजाब बनाते हैं वो दांत गलता है? हाँ, बिल्कुल। और वो अम्ल धीरे धीरे दांतों के इनेमल को क्षति पहुंचाता है, जिसे दंतक्षय कहते हैं। और फिर हमारी जीभ, जिस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, वो भोजन को पीछे गले की तरफ धकेलती है। पर गले में तो हवा और भोजन दोनों का मार्ग एक ही होता है ना? ग्रसनी में। और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि भोजन निगलते समय एक वॉल्व या ढक्कन होता है, जो श्वास नली को ढक लेता है ताकि खाना फेफड़ों में न जाए। एकदम। लेकिन जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो खाने का कण श्वास नली में चला जाता है, जिससे हिचकी या जोर की खांसी आती है। ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। और फिर ग्रसिका की भित्ति सिकुड़ती है और खाने को नीचे पेट में धकेलती है। अब खाना आमाशय में पहुंच गया।
जो एक चौड़ी जे आकार की थैली है। मेरा सवाल ये है कि खाने के साथ तो न जाने कितने बैक्टीरिया पेट में जाते होंगे, हम रोज बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl निकालता है। ये तेज अम्ल जीवाणुओं को तुरंत नष्ट कर देता है और माध्यम को अम्लीय बना देता है। 1 मिनट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? वो तो बहुत तेज होता है, तो हमारा पेट खुद उस तेजाब से क्यों नहीं जल जाता? ये एक लाजवाब सवाल है। इसका जवाब है श्लेष्मल या म्यूकस। आमाशय की आंतरिक परत लगातार श्लेष्मल निकालती है, जो एक सुरक्षा परत बना लेती है। ओहो, क्या कमाल का संतुलन है! अंदर तेजाब भी है और उसे रोकने वाली ढाल भी। बिल्कुल, और पाचक रस इसी अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आमाशय से निकलकर खाना शुद्रांतर यानी छोटी आंत में जाता है। मैंने पढ़ा है कि यह 7.5 मीटर लंबी होती है, मतलब 1-2 मंजिला इमारत के बराबर लंबा पाइप हमारे पेट में है। हाँ, और इससे इतना लंबा इसलिए होना पड़ा क्योंकि असली अवशोषण यहीं होता है। यकृत और अग्न्याशय अपना स्राव यहीं भेजते हैं। यकृत यानी लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम के लिए इसमें क्या खास है? यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि पित्र रस या बाइल जूस स्रावित करती है, जो पित्ताशय में जमा होता है। ये एक PYQ फैक्ट है। पित्र रस वसा या फैट के पाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्योंकि वसा पानी में नहीं घुलती तो पित्ररस उसके टुकड़ों को तोड़ता है। और अग्न्याशय क्या करता है? अग्न्याशय कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को उनके सरल रूप में बदलता है। अगर हम अंतिम परिणाम देखें तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाते हैं, और वसा? वसा टूटकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बन जाती है, और प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। खाना टूट तो गया, लेकिन 7.5 मीटर लंबी नली में अवशोषण इतनी जल्दी कैसे होता है? हाँ, यहीं पर जादू है। छोटी आंत की दीवार सपाट नहीं होती। उस पर उंगली जैसी हजारों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर यानी विलाई कहते हैं। ये तो बिल्कुल एक रोए वाले तौलिए जैसा है, जो सादे कपड़े से ज्यादा पानी सोख लेता है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण। ये दीर्घरोम तल क्षेत्र या सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। पचे हुए तत्व यहीं से सीधे खून में मिल जाते हैं, और फिर खून उन्हें शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं, जहां ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देता है। हाँ, अब जो भोजन पच ही नहीं पाया वो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में जाता है, जो सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। तो इसका काम सिर्फ कचरे को बाहर निकालना है? नहीं, ये बहुत जरूरी काम करती है। ये अपच पदार्थ में से सारा जल और लवण अवशोषित कर लेती है। बचा हुआ मल मलाशय में जाता है और गुदा से बाहर निकल जाता है। और जब ये सिस्टम बिगड़ जाता है, जैसे दस्त या डायरिया में, तो शरीर से भारी मात्रा में पानी निकल जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तुरंत ORS यानी जीवन रक्षक घोल दिया जाता है, ताकि पानी और लवण की कमी पूरी हो सके। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंसानों की बात तो समझ आ गई, लेकिन यहाँ पर बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसान घास नहीं पचा सकता, पर गाय या भैंस दिन भर मुंह चलाते रहते और घास आराम से पचा लेते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब उनके विशेष पाचन तंत्र में है। घास खाने वाले जानवरों को रोमांथी या रुमिनेंट्स कहते हैं। वे घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के पहले हिस्से में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं, है ना? मतलब वो बिना चबाए सीधा पेट के गोदाम में भर लेते हैं। एकदम सही। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में जानवर इसे छोटे पिंडों के रूप में वापस मुंह में लाते हैं और चबाते हैं। इसे रोमंथन कहते हैं। ओहो, तो इसीलिए गाय दिन भर अपना मुंह चलाती रहती है, पर वो घास पचाते कैसे हैं? यही सबसे बड़ा PYQ फैक्ट है। घास में सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स में छोटी और बड़ी आंत के बीच एक थैली होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। अच्छा, और इस अंधनाल में कुछ खास होता है? हाँ, इसमें विशेष जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाते हैं। इंसानों में ये बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए हम घास नहीं पचा सकते। ये बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब गाय खुद सेल्यूलोज नहीं पचाती, उसके बैक्टीरिया पचाते हैं। गाय भैंस तो ठीक है, पर सोचिए एक ऐसे जीव के बारे में जिसके पास मुंह ही नहीं है, अमीबा। वो कैसे खाता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये अपने शरीर से ही कृत्रिम पैर निकाल लेता है,
जिन्हें पादाब या स्यूडोपोडिया कहते हैं। अरे वाह, शरीर से ही पैर निकाल लिए और वो खाने को पकड़ लेते हैं। हाँ, वो पादाब भोजन को पकड़कर एक खाद्य धानी या फूड वैक्यूल में फंसा लेते हैं। मतलब एक तरह से उसका अस्थाई पेट बन जाता है। एकदम। उसी में पाचक रस निकलते हैं, खाना पचता है और जो नहीं पचता वो धानी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इंसान का जटिल पाचन तंत्र देखा, गाय का सेल्यूलोज पचाने वाला रूमेन देखा और अमीबा का अस्थाई पेट देखा। हाँ, और इन सब में एक बात कॉमन है, जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना और ऊर्जा मुक्त करना। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स याद रखें कि एग्जाम में पित्रस का काम, दीर्घ रोम का महत्व और सेल्यूलोज का पाचन सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या बिगर पिक्चर से जोड़ें, हमने देखा कि गाय के पेट में बैक्टीरिया घास पचाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खुद के पेट में भी खरबों बैक्टीरिया मौजूद हैं? गट माइक्रोबायोम। बिल्कुल। जब हम कुछ खाते हैं तो क्या सिर्फ हमारा शरीर उसे ग्रहण कर रहा है, या हम अपने अंदर मौजूद एक पूरी सूक्ष्म दुनिया को भी खाना खिला रहे हैं, जिसके बिना शायद हम जिंदा ही नहीं रह सकते? हम सिर्फ एक इंसान नहीं, अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। सभी एस्पिरेंट्स इसी विचार के साथ अपनी तैयारी मजबूत रखिए, विज्ञान को फील कीजिए। अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे। कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 3 का एक बहुत ही फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करना। बिल्कुल। और इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा, यानी हीट। और देखिए, ऊष्मा को ना सिर्फ गर्म या ठंडे का एक साधारण एहसास मान लेना विज्ञान के नजरिए से सही नहीं है। हाँ, मतलब हमारी स्पर्श इंद्रियां तो कई बार हमें बहुत बड़ा धोखा दे देती है ना। एकदम सही कहा। आप सिर्फ अपनी त्वचा से छूकर किसी चीज का सटीक तापमान नहीं बता सकते। हमारी त्वचा सिर्फ ये बता सकती है कि कोई चीज दूसरी चीज के मुकाबले कितनी गर्म या ठंडी है। अच्छा, तो इसीलिए विज्ञान में इसे सटीकता से मापना और ऊष्मा के प्रवाह यानी फ्लो को समझना इतना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और चूंकि शरीर की गवाही पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें प्रॉपर उपकरणों की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर बात आती है थर्मामीटर की, मतलब तापमापी। अब देखिए, परीक्षाओं में थर्मामीटर के प्रकार और उनकी रेंज से जुड़े बहुत से सीधे सवाल आते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जैसे मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। और इसे मापने वाले क्लिनिकल यानी डॉक्टरी थर्मोमीटर की रेंज सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज पूछनी है। अगर ये थर्मामीटर है तो ये सिर्फ 35 से 42 तक ही क्यों सीमित है? मतलब इसे 0 से लेकर 100 तक नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, देखिए, यही वो जगह है जहाँ कथन और कारण वाले सवालों में लोग उलझ जाते हैं। इसका जवाब ना हमारी बायोलॉजी में छिपा है। वो कैसे? क्योंकि मानव शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं सकता। ओह, मतलब अगर इस रेंज को पार कर गया तो इंसान का बचना मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक ऐसे उपकरण में फालतू की लंबी रेंज देकर उसकी सटीकता को कम करने का कोई वैज्ञानिक लॉजिक ही नहीं था। सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो लैब थर्मोमीटर होता है, प्रयोगशाला वाला, उसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। हाँ, और ये -10 से 110 का जो आंकड़ा है वो भी कोई हवा में से नहीं लिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लैब थर्मामीटर को मुख्य रूप से पानी के फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री है, इन दोनों को मापना होता है। अच्छा, तो ये 0 और 100 के दोनों तरफ 10-10 डिग्री का बफर रखा गया है। एकदम सही, ताकि अगर तापमान बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत गर्म हो जाए तो थर्मामीटर तुरंत टूटने से बच सके। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, अब डॉक्टरी थर्मोमीटर की एक और खास चीज पर आते हैं। इसमें एक छोटा सा मोड़ होता है जिसे किंक या विभंग कहते हैं। हाँ, किंक, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मुझे तो ये किसी वन वे स्पीड बम्प या चेक वॉल्व की तरह लगता है पारे के लिए। मतलब तापमान मापने के बाद जब हम थर्मोमीटर को मुंह से निकालते हैं तो ये किंक पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोक लेता है। बिल्कुल, ताकि हम आराम से रीडिंग ले सकें। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इसी किंक की वजह से हमें थर्मोमीटर को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले जोर से झटका देना पड़ता है। हाँ, ताकि वो फंसा हुआ पारा वापस बल्ब में आ जाए। सही कहा। और लैब थर्मोमीटर में ये किंक नहीं होता, इसीलिए लैब में रीडिंग तभी लेनी पड़ती है जब थर्मोमीटर पानी के अंदर ही हो। बाहर निकालते ही पारा गिर जाएगा। और पारे की बात हो ही रही है तो पारा यानी मर्क्यूरी, आजकल ये पारे वाले थर्मोमीटर अचानक से गायब क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा कनेक्शन ना पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा से है। पारा बहुत ही विषैला पदार्थ है, एक टॉक्सिक धातु है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये बहुत खतरनाक होता है। बहुत ज्यादा।
अगर गलती से थर्मामीटर टूट जाए तो पारे का वाष्पीकरण होता है और इसका सुरक्षित निपटान करना लगभग असंभव है। अच्छा, इसीलिए अब डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग इतना बढ़ गया है। बिल्कुल। डिजिटल थर्मामीटर यानी अंकीय तापमापी पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। तो थर्मामीटर से तापमान मापना तो हमने समझ लिया, लेकिन अब एक बुनियादी सवाल आता है कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? ये विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऊष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसफर के 3 मुख्य नियम हैं और ऊष्मा हमेशा ना गर्म से ठंडे की ओर ही प्रवाहित होती है। राइट, और ये 3 तरीके हैं चालन, संवहन और विकिरण, मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाँ, चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें हम चालक या कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। और जो नहीं गुजरने देते वे ऊष्मारोधी या कुचालक यानी इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, जल और वायु। बिल्कुल। इसको ना एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। अच्छा। चालन कुछ ऐसा है जैसे कतार में खड़े लोग एक दूसरे को पानी की बाल्टी पकड़ा रहे हों बिना अपनी जगह से हिले। बहुत बढ़िया उदाहरण है। कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, बस ऊर्जा आगे बढ़ाते हैं। और संवहन ऐसा है जैसे लोग कतार में खड़े रहने के बजाय खुद चलकर स्रोत तक जाएं, पानी भरें और वापस लाएं। एकदम सही। संवहन द्रव और गैसों में होता है। कण खुद ऊष्मा ग्रहण करते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। और विकिरण तो और भी दिलचस्प है। ये ऐसा है जैसे किसी ने दूर से ही पानी की बाल्टी सीधे आपके पास फेंक दी हो, बीच में किसी कतार या इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, क्योंकि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, जैसे सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती है। अच्छा, यहाँ एक चीज मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। आपने कहा कि जल और वायु दोनों ऊष्मा के कुचालक हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो अगर पानी कुचालक है तो फिर वो गर्म कैसे हो जाता है गैस पर रखने से? देखिए, यहीं पर संवहन यानी कन्वेक्शन काम आता है। जब पानी को नीचे से गर्म किया जाता है तो वो गर्म पानी हल्का हो जाता है। अच्छा, और हल्का होके वो ऊपर उठता है? बिल्कुल, गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का जो ठंडा और भारी पानी है वो उसकी जगह लेने नीचे आ जाता है। ओह, तो ये एक पूरा चक्र बन जाता है। हाँ, और यही संवहन का चक्र हवा में भी चलता है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। और संवहन की यही प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हमारी जलवायु को भी प्रभावित करती है ना? एकदम। प्रकृति में समुद्र समीर और थल समीर यानी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो खेल है वो पूरी तरह संवहन पर ही टिका है। परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो दिन के समय क्या होता है? जमीन पानी की तुलना में जल्दी गर्म होती है ना? बिल्कुल, दिन में जमीन तवे की तरह गर्म हो जाती है। तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र की ओर से ठंडी हवा उसकी जगह लेने जमीन की तरफ भागती है। सही, और इसे ही हम समुद्र समीर कहते हैं। तो इसका मतलब व्यवहारिक जीवन में यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई या चेन्नई में घरों की खिड़कियां अक्सर समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं। हाँ, ताकि दिन के समय उस ठंडी प्राकृतिक समुद्र समीर का आनंद लिया जा सके। और रात के समय इसका ठीक उल्टा हो जाता है। बिल्कुल उल्टा। रात में जमीन पानी की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो समुद्र का पानी रात में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। हाँ, तो समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर उठती है और जमीन से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहने लगती है। इसे थल समीर कहते हैं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये तो प्रकृति का अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा। प्रकृति में तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए संवहन एक बहुत बड़ा तंत्र है। अब प्रकृति के बाद जरा इंसान की बात करते हैं। दैनिक जीवन में ऊष्मा नियंत्रण, हम अपने शरीर और घरों को ऊष्मा से कैसे बचाते हैं? इसका सीधा कनेक्शन विकिरण और चालन से है। सबसे पहले तो कपड़ों की बात आती है। हाँ, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे विकिरण को परावर्तित करते हैं, और सर्दियों में गहरे रंग के जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सही कहा। और सर्दियों में जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है। सिर्फ ऊन का ऊष्मारोधी होना ही काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊन के रेशों के बीच वायु यानी हवा फंसी रहती है, ट्रैप हो जाती है। अच्छा, तो वो ट्रैप्ड एयर शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है? बिल्कुल, हवा एक बहुत ही बेहतरीन ऊष्मारोधी है। तो इस पर मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है,
तो क्या एक भारी मोटा कंबल ओढ़ना बेहतर है या फिर 2 पतले कंबल एक के ऊपर एक डालकर ओढ़ना ज्यादा सही रहेगा? हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर एनालिटिकल स्किल्स चेक करने के लिए पूछा जाता है। स्रोतों के आधार पर अगर विज्ञान की माने तो 2 पतले कंबल बेहतर हैं। वेट, सच में 2 पतले कंबल एक भारी कंबल से ज्यादा गर्म रखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब आप 2 कंबल एक साथ ओढ़ते हैं तो उन दोनों कंबलों के बीच वायु की एक परत बन जाती है, हवा फंस जाती है। ओ, और वायु ऊष्मा की बेहतरीन कुचालक है। सही पकड़ा। वो फंसी हुई हवा शरीर की गर्मी को बाहर जाने से एक मोटे कंबल की तुलना में ज्यादा अच्छे से रोकती है। ये तो कमाल का फैक्ट है। मतलब सारा खेल हवा को ट्रैप करने का है। हाँ, और आपको पता है, आधुनिक वास्तुकला में मतलब जब नई इमारतें बनती हैं तो खोखली ईंटों यानी हॉलो ब्रिक्स का उपयोग भी इसी सिद्धांत पर किया जाता है। अच्छा, तो उन ईंटों के बीच की खाली जगह में भी हवा फंस जाती होगी। एकदम सही। और वो फंसी हुई हवा घर को बाहर की भीषण गर्मी या कड़ाके की सर्दी से बचाती है। तो चाहे वो ऊनी कपड़े हों, 2 कंबल हों या खोखली ईंटें, ट्रैप्ड एयर एक सुपर इंसुलेटर का काम करती है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट सीधे सवाल बनकर आते हैं। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक बहुत ही तेज 10 सेकंड का रिकैप कर लेते हैं। हाँ प्लीज। हमारी स्पर्शेंद्रियां तापमान नहीं बता सकती। क्लिनिकल थर्मामीटर 35 से 42 डिग्री तक और लैब थर्मामीटर -10 से 110 डिग्री तक मापता है। ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाती है। ठोस में चालन, द्रव और गैस में संवहन और बिना माध्यम के विकिरण होता है। दिन में समुद्र से जमीन की ओर समुद्र समीर और रात में जमीन से समुद्र की ओर थल समीर चलती है। और सबसे जरूरी बात, फंसी हुई हवा ऊष्मा की एक अत्यंत शक्तिशाली कुचालक होती है। बहुत ही शानदार रिकैप। और जाते जाते ना, मैं स्रोतों से प्रेरित एक कदम आगे की सोच छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर फंसी हुई हवा इतनी अच्छी ऊष्मा रोधी है तो क्या भविष्य के कपड़े ऐसे स्मार्ट मटेरियल से बनेंगे जो बाहर के तापमान के अनुसार अपने आप हवा को ट्रैप या रिलीज कर सकें? अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब सोचिए, अंतरिक्ष यात्रियों या अत्यधिक ठंडे मौसम में काम करने वाले सैनिकों के लिए ये तकनीक कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये विचार सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपने वैज्ञानिक जिज्ञासा को ऐसे ही जगाए रखें और इस तरह की डीप डाइव्स के जरिए अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाते रहें। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मजबूत करना है। आज का फोकस है कक्षा 7 अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण। जी बिल्कुल। और देखिए, एक विश्लेषणात्मक नजरिए से बताऊं तो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस में ना इस अध्याय से सीधे मैच द फॉलोइंग और कथन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एकदम सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यहाँ किताबी तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को तेजी से दिमाग में छापना है ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं और बिना समय बर्बाद किए सीधे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। विषय की शुरुआत करते हुए बता दूं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं ना, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। सही कहा आपने। और ये जो शब्द है ना, एसिड, ये लैटिन भाषा के एसियर से आया है, जिसका मतलब ही खट्टा होता है। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी तरफ जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और जिन्हें छूने पर साबुन जैसा एकदम चिकना एहसास होता है, वे क्षारक कहलाते हैं। जैसे अपना बेकिंग सोडा हो गया। जी, लेकिन यहाँ एस्पिरिन्स को एक बात ध्यान रखनी होगी। वो क्या? देखिए, हर चीज को चखकर या छूकर तो नहीं देखा जा सकता ना। अरे बिल्कुल नहीं। ये तो बिना सेफ्टी गियर के खतरों के खिलाड़ी बनने जैसी बात हो गई। प्रयोगशाला में रसायनों को चखना जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, तो बिना चखे कैसे पता चलेगा कि क्या अम्ल है और क्या क्षारक? इसका परीक्षण हम आगे समझेंगे, लेकिन परीक्षण पर जाने से पहले परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले PYQ सेक्शन को कवर करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट हैं। बिल्कुल। तो हम प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत देखते हैं। हाँ। मैं लिस्ट बताती हूँ। जैसे सिल्का या विनेगर में होता है एसिटिक अम्ल। और जो चींटी का डंक होता है, जिससे बहुत जलन होती है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। एकदम सही। और नींबू कुल के फल जैसे संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाँ, और जो दूध से दही जमता है ना, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। जी। इसके अलावा पालक में ऑक्सैलिक
अम्ल होता है और आंवला और सिट्रस फलों में भारी मात्रा में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जैसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही। और एक और है जो बहुत पूछा जाता है, इमली, अंगूर और कच्चे आम, इनमें टार्टरिक अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर ना मेरे पास एस्पिरिन्स के लिए एक बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक है। अरे वाह, बताइए। इमली देखकर दांत एकदम खट्टे हो जाते हैं ना, या कहें कि दांतों पर टाटर जमा होने की फीलिंग आती है, तो इमली से टार्टरिक अम्ल याद रखना है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। और पालक खाने से ऑक्स जैसी यानी बैल जैसी ताकत आती है, तो ऑक्सैलिक अम्ल। ये ट्रिक्स एग्जाम्स में बहुत समय बचाती हैं। अब अम्लों के बाद हम क्षारक यानी बेसिस के स्रोत भी जान लेते हैं, जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। चूने का पानी, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो खिड़की साफ करने का मार्जक या ग्लास क्लीनर होता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो पेट की एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि बिना चखे कैसे पहचानें। इसके लिए सूचक या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से रसायनों के लिए ना ट्रैफिक लाइट का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब इन सूचकों को अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग तुरंत बदल जाता है। हाँ, सबसे सामान्य प्राकृतिक सूचक है लिटमस। इसे लाइकेनो से निकाला जाता है। हाँ, जिसे शैक भी कहते हैं। जी। और आसूत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में इसका रंग माव या पर्पल होता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये रंग बदलता कैसे है। मतलब एग्जाम्स में यही तो पूछा जाता है। बिल्कुल, परीक्षा के लिए इसे सीधे याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक है। इसे अनील नाम से याद रखा जा सकता है। अनील, ये कैसे काम करता है? देखिए, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल नीले को लाल करता है। बस अनील याद रखिए। और अगर अम्ल नीले को लाल कर रहा है तो क्षारक उसका उल्टा ही करेगा। बहुत बढ़िया। ये तो कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वैसे लिटमस के अलावा 2 और प्राकृतिक सूचक हैं जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। हल्दी और गुड़हल, राइट? बिल्कुल। हल्दी क्षारक के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। हाँ, जैसे अगर सफेद कपड़े पर हल्दी की सब्जी का दाग लग जाए और हम उस पर साबुन लगाएं तो वो तुरंत लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन एक क्षारक है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। लेकिन अम्लीय या उदासीन विलयन में हल्दी पीली ही रहती है। और गुड़हल के पुष्प का क्या रोल है, जिसे हम चाइना रोज कहते हैं? गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी मजेंटा कर देता है और क्षारीय विलयन में डालने पर ये रंग बदलकर हरा हो जाता है। लेकिन कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं ना जो लाल या नीले लिटमस का रंग बिल्कुल नहीं बदलते। हाँ, उन्हें हम उदासीन विलयन या न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे नमक का घोल या चीनी का घोल। बिल्कुल, ये ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। तो इसका कुल अर्थ क्या है? मतलब अभी तक हमने अम्ल और क्षारक को अलग अलग समझा। अगर एक अम्ल और एक क्षारक को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? क्या कोई महासंग्राम होगा बीकर के अंदर? मुस्कुराने वाली बात है, लेकिन महासंग्राम नहीं बल्कि एक शांति समझौता होगा। अच्छा, शांति समझौता। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया में दोनों की प्रकृति पूरी तरह लुप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप लवण यानी सॉल्ट और जल बनते हैं। और यहाँ स्टेटमेंट्स वाले सवालों के लिए एक बात याद रखनी है कि इस प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब हीट रिलीज होती है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना। हाँ, जिससे सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक और पानी बनता है। और इस प्रक्रिया में हम फिनोल्फ्थिलीन सूचक का उपयोग करते हैं, जो अम्ल में रंगहीन और क्षारक में गुलाबी होता है। जी, क्योंकि प्राकृतिक सूचकों का रंग बदलाव बहुत धीमा होता है, इसलिए सटीक परीक्षण के लिए फिनोल्फ्थिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ना हम एक बड़े परिदृश्य से जोड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में सीधे अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, राइट? बिल्कुल। यहीं से परीक्षा के सबसे संभावित प्रश्न बनते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, इसका पहला उदाहरण है अपचन या इंडाइजेशन। हाँ, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो खाना पचाता है।
लेकिन ज्यादा अम्ल बनने से अपचन हो जाता है। इससे राहत पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल या एंटासिड लेते हैं। जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो उस प्रभाव को उदासीन कर देता है। एग्जैक्टली। दूसरा उदाहरण है चींटी का डंक। फॉर्मिक अम्ल वाला? जी हाँ, चींटी डंक मारते समय त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए नमी युक्त बेकिंग सोडा या कैलामाइन विलयन मलकर उसे उदासीन किया जाता है। और कैलामाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है। ये पॉइंट बहुत बार स्टेट पीसीएस में सीधा पूछा गया है। बिल्कुल, इसे नोट करना चाहिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मृदा उपचार या सॉइल ट्रीटमेंट। हाँ, रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। तो तब हम क्या करते हैं? हम इसे बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित करते हैं। और अगर मिट्टी ज्यादा क्षारकीय हो जाए तब हम उसमें जैव पदार्थ या कंपोस्ट मिलाते हैं, जो अम्ल निर्मुक्त करके उस मिट्टी को उदासीन कर देते हैं। अरे वाह! और एक चौथा उदाहरण कारखानों का अपशिष्ट भी तो है। बिल्कुल, कारखानों के कचरे में भारी मात्रा में अम्ल होता है। नदियों में छोड़ने से पहले इसे क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है ताकि मछलियां और जलीय जीव बच सकें। इसके साथ ही हमें अम्ल वर्षा या एसिड रेन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जी, वो तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बारिश के पानी में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और यही अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों और पौधों को भारी नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का पीला पड़ना इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में अम्ल, क्षारक, सूचक और उदासीनीकरण के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी बिंदुओं का फास्ट विजन पूरा कर लिया है। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले ना स्टूडेंट्स को विचार करने के लिए एक अत्यंत रोचक तथ्य देना चाहूंगी। जी बताइए। क्या आपको मालूम है कि हमारा पूरा शरीर और हमारा अस्तित्व ही एक अम्ल पर टिका है? शरीर की नींव एक अम्ल पर? जी हाँ, हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है, जिसका पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अरे हाँ, डीएनए तो एक एसिड ही है। बिल्कुल, यही हमारे सारे आनुवांशिक गुण तय करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं और वसा जो हम स्टोर करते हैं वे वसा अम्ल या फैटी एसिड्स होते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब जीव विज्ञान की पूरी नींव रसायन विज्ञान के इन अम्लों पर टिकी है। जी, इस तरह जब हम विज्ञान को जोड़कर पढ़ते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो चलिए इसी शानदार पॉइंट के साथ इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं और अंत में अध्याय की समाप्ति इस अनिवार्य और सत्य कथन के साथ। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।